हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लाइव। लेकिन ये आज का सेशन कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। और मेरा मन हुआ ऐसे कि पॉलिटी के कुछ ऐसे मुद्दे जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवाल आते हैं और कुछ माइन्यूट कॉन्सेप्चुअल अंतर होते हैं, कई बार विद्यार्थी वहाँ गलती करते हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दे पे वीडियोस बनाए जाए बच्चों के लिए। तो आखिरकार वीडियो दिन भर बच्चे देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसकी बजाय कोई कंटेंट देखें, कुछ कॉन्सेप्ट देखें, कुछ फैक्ट देखें, परीक्षा का कुछ सवाल तैयार हो तो उससे जीवन बनेगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए आज आपके बीच कॉलेजियम व्यवस्था और एनजेएसी में क्या मुख्य अंतर है, इस डिफरेंस को लेकर कई बार आयोग आपसे सवाल पूछता है कि क्या डिफरेंट है दोनों के बीच। तो आज हम चर्चा करेंगे कॉलेजियम व्यवस्था और एनजेएसी के में क्या अंतर है। लेकिन आज के सेशन की जो चर्चा है वो प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित है। जब कभी हम मुख्य परीक्षा की चर्चा करेंगे कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर, मुख्य परीक्षा की चर्चा दूसरे तरीके से होगी, उसके विश्लेषण का स्तर दूसरा होगा। लेकिन आज की चर्चा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए है, इसलिए इसका जो आधार है, जो इसका विश्लेषण है, वो दूसरा थोड़ा सा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले सवाल तो ये है, कॉलेजियम व्यवस्था होती क्या है? क्या कॉलेजियम किसी व्यक्ति का नाम है? क्या कॉलेजियम किसी संस्था का नाम है? तो आंसर है नो। कॉलेजियम व्यवस्था एक प्रक्रिया है। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था जो है यह एक प्रक्रिया है। सवाल उठता है किस प्रकार की प्रक्रिया है? कॉलेजियम व्यवस्था जो है यह एक प्रक्रिया है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। यानी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीशों का हस्तांतरण किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को अपनाया गया उसी प्रक्रिया को हम कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सवाल ये उठता है कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या शुरुआती चरण से हमारे संविधान का हिस्सा था? क्या यह हमारे संविधान का आधार है? क्या इसकी चर्चा संविधान में की गई है, या आगे चलकर कॉलेजियम व्यवस्था को किसी संसदीय अधिनियम के द्वारा लाया गया या कार्यपालिका के आदेश पर लाया गया? तो विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम व्यवस्था न तो संविधान का प्रावधान है, कॉलेजियम व्यवस्था न तो संसदीय अधिनियम की देन है, कॉलेजियम व्यवस्था न तो कार्यपालिका के आदेश का परिणाम है, बल्कि कॉलेजियम व्यवस्था न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। यह एक न्यायपालिका का नवाचार है जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसी व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहा गया। सवाल ये उठता कि अस्तित्व में कब आया ये? इसकी पृष्ठभूमि तो वैसे 1981 में जब एसपी गुप्ता केस आ गया, जिसको हम लोग फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं, उसकी पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो गई थी। क्योंकि पहली बार जब न्यायाधीशों की नियुक्ति में विवाद खड़ा हुआ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो यह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। हालांकि 2 दशकों में यह महसूस होने लगा कि एसपी गुप्ता केस यानी कि फर्स्ट जजेस केस में न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति है, वह अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा कर सकती है और उससे यदि लगता है कि हमारे द्वारा दिया गया फैसला उचित नहीं है तो उसे पलट भी सकती है। और इसका परिणाम भी यही हुआ। आगे चलकर जो सेकंड जजेस केस आया वह 1993 में आया और 1993 में जब सेकंड जजेस केस आया तो न्यायपालिका ने अपने फर्स्ट जजेस केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि अब कभी भी अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति तो भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाएगा, वह उसके लिए क्या होगा? वह उसके लिए बाध्यकारी होगा। जबकि एसपी गुप्ता केस में बाध्यकारी नहीं बताया गया, कहा गया ये बाध्यकारी नहीं, इससे खूब मनमानी कार्यपालिका की हुई। कार्यपालिका ने बहुत बार अपने मनमाने तरीके से कार्यपालिका का हस्तक्षेप के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की। लेकिन सेकंड जजेस केस में न्यायपालिका ने अपना निर्णय और अपनी मंशा बदल दी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी परामर्श
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाएगा और राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, उसे मानना होगा। हालांकि न्यायपालिका ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसा परामर्श व्यक्तिगत रूप से नहीं देगा, वह 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके देगा, और यदि वह 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करके कोई राय राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो यहां विवाद यह भी उठा कि पता कैसे चलेगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपनी व्यक्तिगत राय दी है या 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेकर दी है। तो इसलिए कहा गया कि ये जो राय दी जाएगी, जो परामर्श दिया जाएगा, वह लिखित रूप से होगी, मौखिक रूप से नहीं होगी। और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया 1993 में जो सेकंड जजेस केस में अपनाया गया, उसी को क्या नाम दिया गया? उसी को कोलेजियम व्यवस्था नाम दिया गया। इसका मतलब इसका जन्म कब हो रहा है? कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आया? 1993 में आया, 1993 में यह अस्तित्व में आया, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। तो कभी भी अगर प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आया, कोलेजियम व्यवस्था अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में कब आया, तो ये 1993 में अस्तित्व में आया, 1993 में यह अस्तित्व में आया। और ये क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, उनके हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। और मैं जानकारी के लिए आपसे ये भी बता दूं, ये कोलेजियम व्यवस्था को न केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनाया गया है, बल्कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में भी इस कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया जाता है और न्यायाधीशों के हस्तांतरण में भी अपनाया जाता है। लेकिन इसकी चर्चा संविधान में नहीं थी, ये संविधान के प्रावधान का हिस्सा नहीं है, ये संसदीय अधिनियम की देन नहीं है, ये कार्यपालिका के आदेश की देन नहीं है, बल्कि न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है, यानी कि यह न्यायपालिका का नवाचार है। आगे चलकर इसका विस्तार भी किया गया। 1998 में जब 3rd जजेस केस आया तो कोलेजियम व्यवस्था की जो प्रारंभ में संख्या 3 थी, इसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया और इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कर दिए गए। लेकिन जब ये बातों की चर्चा होती तो विद्यार्थियों में कंफ्यूजन इस बात की होती है, तो कोलेजियम व्यवस्था अगर ये है तो एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है? कंफ्यूजन तो यहां से होता है और यहीं से मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से दोनों की संरचना की तुलना कर देता हूं, दोनों की संख्या को बता देता हूं, उसके पश्चात हम कोलेजियम व्यवस्था और एनजेएसी के बीच डायग्राम के माध्यम से एक अंतर भी बता देंगे। फिर आपसे यहां से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हालांकि मैं यहां कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूं और आपको फैक्ट भी यहां पर बता दूंगा मैं आपको। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संरचना क्या है कोलेजियम व्यवस्था की। इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव पर चयनित किए जाते हैं। और किसी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में ये 5 लोगों का परामर्श लिया जाता है और इन 5 लोगों के परामर्श में 4 लोगों की सहमति आवश्यक है। 4 लोगों की सहमति अनिवार्य है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है, इन 4 लोगों में सीजेआई की सहमति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास वीटो की पावर है। यानी कि किसी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहित जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जब राष्ट्रपति को परामर्श देंगे तो इन 5 सदस्यों में से 4 की सहमति होनी चाहिए और उन 4 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के पास वीटो की पावर है। सवाल उठता है फिर एनजेएसी कब आया? एनजेएसी की संरचना कितनी होती है? इसमें 5 सदस्य हैं, तो एनजेएसी में कितने सदस्य होते हैं? एनजेएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं और इन 6 सदस्यों में से एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो वर्तमान का होगा, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, एक भारत का कानून मंत्री होगा और 2 प्रख्यात व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। और दुनिया में हर कोई अपने आप को प्रख्यात ही मानता है। उन 2 प्रख्यात व्यक्तियों का चयन कैसे होगा, इसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी और उस 3 सदस्यीय समिति में भारत का प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा
और एक विधि का जानकार व्यक्ति यानी विधि वेत्ता शामिल होगा। और इन 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जो भी राय दी जाएगी उसके माध्यम से 2 प्रख्यात व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। और इन 6 सदस्यों में 5 सदस्य जिसके लिए सहमति देंगे वही न्यायाधीश बनेगा। यानी कि इसे जब लाया गया था तो कैसे लाया गया था? क्या यह भी न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम था? क्या इसका भी प्रावधान संविधान में नहीं है? क्या इसे संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं लाया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा, ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम नहीं था, बल्कि इसे संविधान संशोधन द्वारा लाकर इसे संविधान में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया आगे चलकर, जिसका नाम है 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2014। और 99वां संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से एनजेएसी की व्यवस्था किया गया और कहा गया कि बहुत हुआ भाई, अब कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अब एनजेएसी के अनुसार होगी, जिसमें कुल 6 सदस्य होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 2 वरिष्ठतम सदस्य होंगे, एक भारत का कानून मंत्री होगा, 2 प्रख्यात व्यक्ति होंगे, उनके लिए 3 सदस्यीय समिति होगी, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका का हिस्सा है, लोकसभा का विपक्ष का नेता और एक विधि का पारंगत व्यक्ति इसमें शामिल होगा। और इसमें 2 सदस्य यहां से जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होने लगा। और भारत में न केवल एक न्यायपालिका है, बल्कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। और न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे संविधान में संशोधन करके भी बदला नहीं जा सकता। और जो ये एनजेएसी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है, इससे कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप हो रहा है। और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्या है? संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। क्योंकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप जो है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित कर रहा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का। और जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में ही न्यायपालिका ने कह दिया कि उसे संविधान संशोधन करके भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इसी आधार पर इसका गठन तो कर दिया संविधान संशोधन के माध्यम से 2014 में, लेकिन एक ही वर्ष बाद 2015 में न्यायपालिका ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। समाप्त करने का आधार क्या था? समाप्त करने का आधार यह था कि एनजेएसी संविधान के मूल ढांचे को आघात पहुंचा रहा है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बाधित कर रहा है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। और जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, उसे संविधान में संशोधन करके भी नहीं बदला जा सकता। और इसी आधार पर 2015 में एनजेएसी को समाप्त कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि हमने एनजेएसी की भी कहानी सुन ली, इसका भी जन्म देख लिया, इसका भी समापन देख लिया। हमने कोलेजियम व्यवस्था की भी कहानी सुन ली, उसका भी विकास देख लिया, उसका भी जन्म देख लिया, उसकी भी संरचना देख ली। तो वर्तमान में दोनों में डिफरेंस क्या है? जहां से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी, अन्य स्टेट पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको तुलनात्मक रूप से समझना बहुत जरूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम आपका साफ रहे। पहला अंतर क्या है कि एनजेएसी न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम नहीं है, जबकि कोलेजियम व्यवस्था जो है यह संसदीय अधिनियम और संविधान के प्रावधान में नहीं है। दोनों का डिफरेंस देखिए, एनजेएसी न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम नहीं है, संसदीय अधिनियम की देन नहीं है, और कोलेजियम व्यवस्था संसदीय अधिनियम और संविधान के प्रावधान में नहीं है। तो है क्या? अब यहां से समझते हैं, दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर कि एनजेएसी को संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जबकि कोलेजियम व्यवस्था को न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा लाया गया। यह न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। तीसरा अंतर, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 है, वर्तमान में है, जिसका सीधा सा मतलब है था मतलब पास्ट, है मतलब प्रेजेंट। यानी कि अब एनजेएसी अस्तित्व में नहीं है, जबकि कोलेजियम व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है। और इसी कोलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों का हस्तांतरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगला अंतर है कि 2015 में इसे मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर समाप्त कर दिया गया, जबकि
कॉलेजियम व्यवस्था वर्तमान में अस्तित्व में है और इसी कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और न्यायाधीशों का हस्तांतरण किया जाता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉलेजियम सिस्टम एंड नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और इन्हीं अंतरों से आयोग आपको फंसाने का प्रयास करेगा। आरएएस राजस्थान पीसीएस 2023 में प्रश्न पूछा गया, स्टेटमेंट में दे दिया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था संसदीय अधिनियम की देन है। गलत है, कॉलेजियम व्यवस्था संसदीय अधिनियम की देन नहीं है, यह संविधान का प्रावधान भी नहीं है, बल्कि इसे न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम माना जाता है। जबकि एनजेएसी ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम नहीं, बल्कि इसे 99वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया या एनजेएसी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 2014 में ये संशोधन हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आज 7 तारीख है, कल हमारे उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर 1 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो ऑफर आपको न्यू ईयर पर मिल रहा था उससे भी 5% और अधिक दिया गया, लेकिन यह मौका केवल आपको 2 दिन के लिए मिला। इसलिए ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस फाउंडेशन अर्जुन बैच जो है 4.0, जो पहले आपका 5500 रुपये का था, वो अब आपको स्टैंडर्ड में वो अब आपको 4500 रुपये में प्राप्त हो रहा है और प्राइम में 9000 रुपये में। और जो आपका फाउंडेशन बैच क्लासरूम का है, जो 12 से 15 महीने का कोर्स है, अब वो स्टैंडर्ड में 9500 का है और प्राइम में 16500 का है। यूपीपीसीएस का जो मेंस बैच है, जो ऑनलाइन आपका चल रहा है, इसमें आपका कोई प्राइम कोर्स नहीं है, केवल आपका स्टैंडर्ड है, जो आपको 3000 में मिल रहा है। जबकि अभी आपको ऑफर में इससे पहले ये 4000 का था, शायद ऑफर में 3200 को आपको मिल रहा था। यूपीपीसीएस आरओ जो फाउंडेशन बैच है, वो आपको 3000 में मिल रहा है। साथ ही साथ उसके साथ रिकॉर्डेड बैच, जिसमें पॉलिटी हमने हिस्ट्री धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया, वो रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें फ्री मिल रहा है लाइव क्लास के साथ साथ। और यूपीपीसीएस मेंस की जो आंसर राइटिंग बैच अभी प्रयागराज से शुरू किया गया 2024 और 25 के लिए, ये आपको ऑनलाइन महज 5000 रुपये में प्राप्त हो रहा था। ये आपकी छूट के बाद की फीस है, अभी वर्तमान की, अभी करंट फीस आपकी है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं, केवल आज रात 12 बजे तक है। रात 12 बजे तक आपके पास अवसर है कि जो भी विद्यार्थियों ने अब तक इस कोर्स के साथ नहीं जुड़ पाए, तो अभी ऑफर है। कल के बाद वही पुरानी फीस जो इधर वाली दिख रही है, वही फीस फिर से हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी आंसर राइटिंग भी बैच में, अर्जुन 4.0 बैच में, मेंस के बैच में या फिर आरओ फाउंडेशन के बैच में से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो रात 12 बजे तक आपके पास आखिरी मौका है। तो आप जुड़कर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे एनजेएसी कॉलेजियम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया या नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस की परीक्षा से लेकर किसी भी अन्य परीक्षा में कैसा भी सवाल स्टेटमेंट का कथन कारण का पूछा जाए, आप कर लेंगे या नहीं। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन हो गया या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस में पॉलिटी के बीच बीच में आपके बीच लेकर आता रहूँगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटी के, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है पॉलिटी के, जहाँ से परीक्षा में सवाल बनते हैं और विद्यार्थियों से गलतियाँ होती हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोग खेल खेल में करते रहें, हम आपको देते रहें और आप अपनी तैयारी इसके माध्यम से करते रहें। धन्यवाद।